जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने प्रवासी लोगों को मिले मतदान के अधिकार के कानून का विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें तय किया गया है कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों के लिए मतदान का अधिकार का विरोध किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई, जिसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सर्वदलीय बैठक में एनसी, पीडीपी, भाकपा, सीपीआईएम, कांग्रेस, शिवसेना शामिल रहीं। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार द्वारा संशोधित मतदाता सूची में जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने की बात कहे जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें इस फैसले के विरोध की बात सामने आई है। कर्नाटक पुलिस ने राज्य के मंडला जिले में आरएसएस नेता को कथित रूप से हनी ट्रैप में फंसाने और उनसे मोटी रकम वसूलने के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता सलमा बानो को आरएसएस नेता निद्दोदी जगन्नाथ शेट्टी की दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक शेट्टी की दक्षिण कन्नड़ जिले में श्रीनिधि गोल्ड ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। आरोप के मुताबिक सलमा बानो ने अपने गिरोह के साथ मिलकर शेट्टी से 50 लाख रुपए की जबरन वसूली की, साथ ही और पैसे की मांग कर रही थी। शेट्टी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसी साल 26 फरवरी को शेट्टी को मंडला से मैसूर तक लिफ्ट की पेशकश की गई थी। गाड़ी में पहले से ही 4 लोग थे। वो उन्हें मैसूर के एक होटल में ले गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उनकी एक महिला के साथ तस्वीरें खींच ली और वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल नहीं करने पर आरोपी ने उनसे मौके पर ही 4 करोड़ रुपए की मांग की। शेट्टी ने उन्हें 50 लाख रुपए का भुगतान किया और मामला सुलझा लिया, लेकिन आरोपी उनसे अधिक पैसे की मांग करते रहे, जिससे परेशान होकर वो पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब सलमा बानो को गिरफ्तार कर लिया है। यूपीआई यानी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर सर्विस चार्ज लगाने की खबरों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही। लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी। दरअसल यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम चार्जेस पर एक समीक्षा पेपर जारी किया है। इस पेपर में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज एक स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की बात कही गई थी। इस पेपर में यह भी सुझाव मांगा गया है कि यूपीआई में चार्ज एक निश्चित रेट पर लिया जाए या पैसे ट्रांसफर करने के हिसाब से लिया जाए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता। वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को और आसान बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रायोगिक आधार पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित आईडी कार्ड पेश किया गया है। बता दें, अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। दरअसल रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान प्रणाली वायरलेस तकनीक पर आधारित है, जिसे रेडियो तरंगों के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते बालगंगा और ताराकोट से गुफा मंदिर तक तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर RFID प्रौद्योगिकी को लागू किया गया है। बता दें, ये प्रणाली श्राइन बोर्ड को क्षमता के अनुसार तीर्थयात्रियों की संख्या को नियमित करने में मदद करेगी। अभी रोजाना 20 से 25 हजार तीर्थयात्री माता के मंदिर में मत्था टेकने के लिए कटरा आधार शिविर पहुंच रहे हैं। पशु तस्करी मामले में फंसे अनुव्रत मंडल पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने रविवार को अनुव्रत मंडल के सबसे करीबी सहयोगी विद्युत बरन गायन के आवास पर छापा मारा और तलाशी ली। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम बोलपुर में गायन के घर पर छापा मारने पहुंची थी। बता दें कि विद्युत बरन गायन अनुव्रत की बेटी सुकन्या मंडल के स्वामित्व वाली कंपनियों का ज्वाइंट डायरेक्टर है। सीबीआई को पता चला है कि अनुव्रत ने अपनी बेटी सुकन्या के जरिए कई कंपनियों में निवेश किया। सूत्रों के मुताबिक विद्युत बरन गायन पहले बोलपुर नगर पालिका में कर्मचारी रहा है। बताया जाता है कि बाद में विद्युत ने नौकरी छोड़ दी और अनुव्रत मंडल से जुड़ गया। उसके बाद बेहद कम समय में ही बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया।
यहाँ तक कि करोड़ों रुपए की पशु तस्करी मामले में विद्युत की भूमिका सवालों के घेरे में है। सीबीआई के मुताबिक पशु तस्करी मामले की जांच में सीबीआई ने अनुव्रत और उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों में 16.97 करोड़ रुपए का पता लगा लिया है, लेकिन ये पैसा टीएमसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पास कैसे आया इसके बारे में पता किया जा रहा है। बता दें कि पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अनुव्रत को आसनसोल की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। एक दिन पहले शनिवार को ही एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया, फिर से उन्हें कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। फेसबुक की लोकप्रियता में कमी देखी गई है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा के स्वामित्व वाला फेसबुक इस साल यूएस ऐप स्टोर पर शीर्ष 10 ऐप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। टेक क्रंच की रिपोर्ट और आईफोन ऐप स्टोर डेटा के विश्लेषण के मुताबिक जैसे जैसे युवा उपभोक्ता टिकटॉक और अब बी रियल जैसे नए सोशल नेटवर्किंग की ओर रुख कर रहे हैं, टेक दिग्गज के ऐप ने ऐप स्टोर के टॉप चार्ट्स में अपनी पकड़ खो दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल फेसबुक केवल 7 बार अमेरिका में शीर्ष 10 मुफ्त आईफोन ऐप से बाहर हो गया, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा पहले ही 97 हो गया है। ये एक संकेत है कि फेसबुक की जमीन खो सकती है, क्योंकि नए ऐप स्टोर के शीर्ष रैंकिंग में अपना रास्ता बना रहे हैं। फेसबुक का ऐप स्टोर के शीर्ष 10 ऐप से 2021 की पहली छमाही के दौरान सिर्फ 6 बार गिर गया। हालांकि 2022 की पहली छमाही में ये इस समूह के कुल 59 बार बाहर हो गया है। ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक फेसबुक 2022 में लगातार 37 दिनों तक टॉप 10 से बाहर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित 2018 दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के संबंध में मुकदमे की सुनवाई से पहले आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के हाल ही में लिए गए आदेश पर भी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। बता दें कि 18 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कराने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा था। दरअसल शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला ने जून 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता ने अप्रैल 2018 में उसे अपने छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने बीजेपी नेता पर आईपीसी की धारा 376, धारा 328, धारा 120B, धारा 506 के तहत आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.